Hi everyone, I'm Dr. Divya and today we are going to start with chapter 17 breathing and exchange of gases. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव 3 थिंग्स विद यू. सबसे पहले तो आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए. एनसीईआरटी. दूसरी बात, आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए या आपके पास A4 साइज शीट जिस पे आप लिख सको. और थर्ड चीज़ जो है वो आपके पास आपके पेन्स होने चाहिए, आपकी पूरा स्टेशनरी होनी चाहिए, आपके मार्कर्स, एवरीथिंग शुड बी विद यू. एंड आपके पास आप पानी भी रखो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े. ठीक है. तो सबसे पहले आप हम लोग इसको एनसीईआरटी को खोलते हैं. एनसीईआरटी को खोलने के बाद चैप्टर वही खोलना है, 17 चैप्टर खोलना है. 17 चैप्टर में कितने पेजेस हैं? फर्स्ट वी हैव टू काउंट दोज पेजेस. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच मीन्स यहाँ पे 9 पेजेस हैं. 9 पेजेस हैं. ये चीज़ हमें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे हमें उन चीज़ों को, उन पेजेस को ऐसे स्ट्रक ऑफ करते जाना है. जैसे टैली मार्क्स खेलते हैं हम लोग, हमेशा बचपन में खेलते थे टैली मार्क्स कि 1 2 3 4 एंड देन 5th पे ऐसे लाइन बनती थी. तो इट यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पेज वाइज करोगे कि आपने ओके जिस पेज में आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया, तो आपको जब आप उसको कट करोगे ना तो आपके माइंड में आएगा हाँ मुझे आता है, मैं कर चुका हूँ. तो दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट प्रैक्टिस. बट आप अगर आपको अच्छा लगे, आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद लगेगा कि काफ़ी बेनिफिट होता है इसका. तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो स्टार्ट करते हैं 17 चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सेकेंड चैप्टर है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 9 है जिन्हें हम एक एक करके स्ट्रक ऑफ करेंगे. फाइन. सो ओपन योर एनसीईआरटी. ओपन फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 17 विच इज़ ऑन पेज नंबर 268. 268 पेज नंबर खोलना है. इसमें एज यू कैन सी देयर आर 2 पैराग्राफ्स. तो इन 2 पैराग्राफ में जो भी वर्थ रिमेम्बरिंग है वो मैंने नोट डाउन कर रखा है. तो इसकी लाइंस देखते हैं. ठीक है. O2 यूटिलाइज्ड. O2 का यूटिलाइजेशन होता है वी ऑलरेडी नो. CO2 हार्मफुल बता रखी है, दैट इज वाई इट इज एक्सक्रीटेड आउट. फाइन. एक्सहेल्ड आउट बेसिकली. ठीक है. तो CO2 को हार्मफुल बता रखा है विच इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म. एंड O2 का यूटिलाइजेशन बता रखा है क्यों? टू इनडायरेक्टली ब्रेक न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज. ग्लूकोज की जगह मैंने जी लिख रखा है बट इट इज़ ग्लूकोज. तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये असर्शन रीजनिंग में भी आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इधर लिखा हो कि O2 यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स टू डायरेक्टली ब्रेक न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता इनडायरेक्टली पे. उनको लगेगा ब्रेक डाउन तो हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको याद ही नहीं रहता. उनके हिसाब से वो एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन सही करके आते हैं बट उसका आंसर जो होता है वो गलत करके आते हैं बट उनको लगता है वो सही है. सेम चीज़ इधर है. CO2 में इन्होंने बता रखा है कि विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनाबॉलिज्म दे रखा हो तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसलिए बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर लाइन से क्वेश्चन उठ के बनता है और आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये लाइन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन तो ऐसे ही है. नो, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. दैट्स वाई आई हैव प्रिपेयर दीज नोट्स. ओके. नाउ कमिंग टू, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है. ओके. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड लाइन. ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की डेफिनेशन बता रखी इन्होंने. ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग का मतलब ही होता है कि एक्सचेंज होना. ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज होना. कहाँ? O2 का CO2 से एक्सचेंज हो रहा है. फाइन. O2 कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से. एंड CO2 कहाँ से आ रही है? सेल से. सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं. O2 एटमॉस्फेयर से आ रही है. तो इसी को, इसी प्रोसेस को, इसी एक्सचेंज को ब्रीदिंग कहा गया है. और इस जो फर्स्ट पैराग्राफ में इन लोगों ने ये बोला है कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के सिनोनिमस बोला है, जो आगे इन्होंने अलग बता रखा है.
ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे तो उन लोगों ने लिखा है कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए, बट आगे चल के वो अलग हो जाएगा थोड़ा, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में बात करें, यहाँ पे एनिमल्स के डिफरेंट मैकेनिज्म ब्रीदिंग के लिख रखे हैं कि कौन सा एनिमल किस तरह से ब्रीथ करता है। इसको बिल्कुल ये पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, बट मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख रखा है ताकि ये ईजिली आप रिमेंबर कर पाओ, याद कर पाओ। तो मैकेनिज्म, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन, मैकेनिज्म डिपेंड किस पे करेगा ब्रीदिंग का, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट की ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ऑर्गेनिज्म एयर में रहता है, ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका मैकेनिज्म अलग हो जाता है, और बहुत ही हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स में, सब में मैकेनिज्म अलग होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा। तो ये दो ही फैक्टर्स हैं मैकेनिज्म पे, जो किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, ना अब ये टेबल है पूरी, ये आपको याद रखनी है, बहुत ईजी है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, अब ये देखो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर है मतलब सिंपल डिफ्यूजन होगा, इनके पास कोई ऑर्गन ही नहीं होगा तो सिंपल डिफ्यूजन से ही करेंगे ओवर एंटायर बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस से करते हैं ये। इसमें क्या क्या आते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, स्पॉन्ज आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं, फ्लैटवर्म्स आते हैं। ठीक है, तीन ही चीज़ें इन्होंने बता रखी है। इसके बाद अर्थवर्म का बता रखा है। अर्थवर्म की तो मॉइस्ट स्किन होती है, याद रखना, मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं वो अपना रेस्पिरेशन। ठीक है, इंसेक्ट का इन्होंने ट्रेकियल ट्यूब्स बता रखे हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलास्क्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, वर्टिब्रेट्स में सिर्फ फिश के बारे में बता रखा है। ओके, ये जो है ये गिल्स, एक्वेटिक है तो गिल्स से ही करेंगे रिस्पायर। ओके, अब टेरेस्ट्रियल में आते हैं। टेरेस्ट्रियल में रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में ये लंग्स के थ्रू करते हैं। एम्फीबियंस की बात बता रखी है, स्पेशली फ्रॉग की बता रखी है। तो मॉइस्ट स्किन 2 लिख रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉइस्ट स्किन से करेंगे, इसका मतलब ये है कि मॉइस्ट स्किन से भी करते हैं। उनके मोड्स ऑफ जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का वो अलग है, लेकिन मॉइस्ट स्किन से भी करते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। मैमल्स के लिए बस ये दिख रखा है कि इट इज़ वेल डेवलप्ड, तो ये ऑब्वियस ही बात है, लेकिन मैंने लिख रखा है टैबुलर फॉर्म में। इसको याद रखना है तो याद रखो, वरना कोई खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेकंड पेज पे आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर ने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेज पे आ जाओ। सेकंड पेज का पूरा एक इस तरह से दे रखा है, पूरा पैराग्राफ में, जो इजीली आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट में अब इसको देखो, फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर रखा है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं ओपनिंग अबव अपर लिप्स। अपर लिप्स पे के ऊपर जो आपके 2 होल्स दिखते हैं आपको, वहाँ से सांस अंदर लेते हो आप। ठीक है, जो उन 2 होल्स का नाम इन्होंने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स रख रखा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नेजल पैसेज आता है, उसके बाद नेजल चेम्बर आता है। अब ये कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि सीक्वेंस में आ जाए कि नॉस्ट्रल्स है, फिर पैसेज है, फिर चेम्बर है, और इसको उल्टा फुल्टा करके दे दें। तो अगर ये याद नहीं रहेगा पैसेज और चेम्बर, बाकी सब तो फिर भी याद रह जाता है, बट पैसेज और चेम्बर आपको लगता है कि नेजल पैसेज पहले आएगा या चेम्बर पहले आएगा, तो ये चीज़ ईजिली आपको याद रखने के लिए आप याद रखो पीसी आप कैसे भी याद रखो, प्रियंका चोपड़ा से याद रख लो। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा से आपको याद रहेगा पैसेज पहले है, चेम्बर बाद में है। ठीक है, अब ये जो ओपन होता है ये फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स में सबसे जो इसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको बोल सकते हैं वो है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर एंड फूड का कॉमन पैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पे एपिग्लॉटिस पे आते हैं। उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है, ग्लॉटिस को, तो ग्लॉटिस आएगा, और उसके ऊपर ग्लॉटिस बेसिकली ओपनिंग होती है ट्रेकिया की, विंड पाइप की जिसको ट्रेकिया भी बोलते हैं, उसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और उसकी जो कवरिंग है वो एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
जो इसको कवर करता है ड्यूरिंग swallowing, क्योंकि जब आप खाना खाओगे, इफ योर एपिग्लॉटिस इज नॉट कवरिंग ग्लॉटिस, जब आप खाना खाओगे तो वो ईजिली विंड पाइप में जा सकता है, ईजिली विंड पाइप में जाएगा। तभी आपको कई बार होता है कि जब जाने की कोशिश करता है तो आपको कफ रिफ्लेक्स होता है। वाई? इसी की वजह से। तो इसलिए खाने को ईसोफेगस में जाना है, ईसोफेगस में तभी जाएगा जब विंड पाइप का रास्ता बंद होगा। ठीक है, तो विंड पाइप का रास्ता बंद कौन करके रखता है इस वक्त? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि थिन है और इलास्टिक है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कार्टिलेज से बना है और थिन और इलास्टिक है। हो सकता है क्वेश्चन में कभी आ जाए कि थिक है, ये थिक लिख कर आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एपिग्लॉटिस इज थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। ठीक है, अब ये जैसा मैंने बताया था, प्रिवेंट्स फूड एंट्री इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स पे फूड एंट्री नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स में घुसने नहीं देता है। लैरिंग्स के बारे में क्या लिखा है? लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, ये साउंड प्रोडक्शन करता है और ये कार्टिलेज से बना है, ये भी कार्टिलेज से बना है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, उसके बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद प्राइमरी के बाद आएगा तो फिर सेकेंडरी भी आएगा, फिर टर्शरी भी है। ब्रोंकाई 3 तरह की हैं यहाँ पे। ओके, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल आ जाती है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल आ जाती है, फिर इनिशियल है और फिर ये टर्मिनल है। उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स। तो ये है पूरा, ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है। ट्रेकिया के बारे में आप देखते हैं, ट्रेकिया पे आए थे हम। स्ट्रेट ट्यूब है, ऑब्वियसली स्ट्रेट ही है ट्यूब, ये तो हमें पता ही है, बट ये कहाँ तक है? मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिड थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे डिवाइड होती है? ट्रेकिया को दो में डिवाइड होना होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा। ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती हैं। तो वो कौन से लेवल पे होती है? वर्टिब्रा के कौन से लेवल पे होती है? T5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बारे में क्या लिख रखा है? दैट इट इज वेरी थिन। एल्वियोलाई के बारे में भी क्या लिख रखा है? वेरी थिन, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ही आगे जाके एल्वियोलाई बन रहा है, तो दोनों ही वेरी थिन है। ठीक है, अब इसमें इसको एल्वियोलाई के बारे में क्या बता रखा है कि ये वेरी थिन है, इरेगुलर वॉल्ड है। हो सकता है कभी क्वेश्चन में आ जाए कि रेगुलर वॉल, इसकी वॉल रेगुलर नहीं है, इसकी वॉल इरेगुलर है, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये चीज़ है कि कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है और कौन सा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, हमने उसको दो में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टिंग में, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू होता है? कंडक्टिंग पार्ट का जो नाम है, कंडक्शन करता है, जाहिर सी बात है वो कंडक्शन ही करता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, और कंडक्टिंग पार्ट के क्या फंक्शंस हैं? ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, यही था कि यही एयर को अंदर ले जाना, बाहर ले जाना, यहीं पे होगा सब कुछ। कंडक्शन है तो ट्रांसपोर्ट ही करेगा। क्लियर्स? अब ट्रांसपोर्ट के दौरान ये क्या क्या काम करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जो एयर है उसमें अगर मॉइस्चर कम है तो उसमें ह्यूमिडिटी लाता है, और बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो हवा है वो बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ला के बॉडी के अकॉर्डिंग कर देता है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, अब ये है, अब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे ये भी आपको पता है कि कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट भी होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन इनकम्प्लीट रिंग्स का होता है, कंप्लीट रिंग्स नहीं होती। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक यही होता है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स का सपोर्ट होता है। ये आपको कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपको याद रखना चाहिए। लंग्स को कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक, इनको लंग्स बोला जाता है। ये जो पूरा पार्ट है ये लंग्स का पार्ट होता है, इसी को लंग्स बोलते हैं। ठीक है,
जैसे हमने कंडक्टिंग पार्ट के हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी पढ़े थे, उसी तरह से हमें रेस्पिरेटरी पार्ट के भी हमें फीचर पढ़ने हैं। तो रेस्पिरेटरी पार्ट्स के फीचर पढ़ते हैं। साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 between blood and atmospheric air. ओके, एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सचेंज पार्ट बोला है। एल्वियोला एक्सचेंज पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लूरा पे। लंग्स के ऊपर भी कवरिंग होती है, क्योंकि लंग्स जो है वो विसरल ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोटेक्शन के लिए, विच आई विल टेल, बट इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं। उस कवरिंग का नाम ही प्लूरा है। ये डबल लेयर्ड है, 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। जो आउटर वाली होती है वो थोरैसिक कैविटी से चिपकी होती है बाहर की तरफ, जो इनर वाली होती है वो लंग्स से अटैच रहती है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों की लेयर्स में, और क्यों प्रेजेंट होता है, इससे होता क्या है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन रिड्यूस करता है लंग सरफेस पे, क्योंकि लंग्स एक्सपैंड करते हैं, लंग्स बार बार कोलैप्स भी करते हैं, नॉट कोलैप्स बिल्कुल पूरा कोलैप्स नहीं, लेकिन लंग्स का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। तो फ्रिक्शन ना हो, स्मूथली ये प्रोसेस हो जाए, उसकी वजह से ये प्लूरल फ्लूइड काम आता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो थोरैसिक, अब उसके बाद थोरैसिक चेम्बर की बात करते हैं। थोरैसिक चेम्बर में ये एयर टाइट चेम्बर है, डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम रहता है। अब चेम्बर है, चेम्बर मतलब क्या होता है, चेम्बर एक कमरे की तरह मान लो उसे। तो एक साइड से डॉर्सल साइड, पीछे वाला साइड वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, वेंट्रल साइड इसका स्टर्नम से बनता है, लेटरल लेफ्ट और राइट आप समझ लो, लेटरल ये रिब्स से बनता है, और जो लोअर साइड है वो डायफ्राम से बनता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये एक चेम्बर बनाता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक चेम्बर बनाते हैं जिसको थोरैसिक चेम्बर बोलते हैं। डायफ्राम की शेप क्या बता रखी है, डोम शेप्ड। अब चेंज इन thoracic cavity volume reflects in lung pulmonary cavity. लंग कैविटी को ही पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा है कि thoracic कैविटी का जो वॉल्यूम है अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो लंग कैविटी में भी, पल्मोनरी कैविटी में भी वॉल्यूम के चेंजेस आएंगे। और ये ऐसा होता क्यों? क्योंकि लंग्स का डायरेक्टली वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको लंग्स का वॉल्यूम चेंज कराना है तो आपको थॉरेक्स का भी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थोरैसिक कैविटी तो ऊपर है, उसके अंदर लंग्स हैं, अगर थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड नहीं होगी तो लंग्स एक्सपैंड कैसे करेंगे, अंदर वाली चीज़ अपना साइज़ कैसे बढ़ा सकती है जब तक बाहर वाली चीज़ साइज़ नहीं बढ़ाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स में। रेस्पिरेशन के स्टेप्स में ये एज इट इज़ एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो रेस्पिरेशन के स्टेप्स के अंडर ब्रीदिंग लिखा हुआ है, जो स्टार्टिंग में इन्होंने सिनोनिमस बता दिए थे दोनों टर्म्स, यहाँ पे उसके अंडर एक लिख रखा है ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रखा है। क्या बोल रखा है इसमें, बोला है कि एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर ऑलवेज रिमेंबर एल्वियोलर एयर इज CO2 रिच, वो उसको रिलीज आउट होती है। और यही जो एक्सचेंज है, O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, यही है ब्रीदिंग, यही है वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन यही है, ओके। अब ऐसा, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ये अंदर एयर चली गई तो अब एल्वियोलर एयर में भी तो डिफ्यूजन होगा, मेम्ब्रेन में, सॉरी एयर में नहीं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में भी तो डिफ्यूजन होगा। O2 और CO2 डिफ्यूज़ करेंगी, O2 तो जाएगी अंदर, CO2 को बाहर जाने की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। अब O2 अगर अंदर चली गई तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा उसका सब कुछ, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन फिर ब्लड और टिश्यू में, क्योंकि एक्सचेंज होता है। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में CO2 होता है तो CO2 उधर से उधर जाएगी, और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में O2 होगा तो O2 ये टिश्यू में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद O2 का यूटिलाइजेशन होगा, O2 अगर पहुंच गई है टिश्यू के पास तो टिश्यू यूटिलाइज करेगी उसे,
और एज अ रिजल्ट जब यूटिलाइज होती है, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन बिल्कुल पढ़ी थी कि इट इनडायरेक्टली ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज का, ब्रेक डाउन का मतलब ही एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा और इसके एज अ रिजल्ट क्या निकलेगी, CO2। यही मैंने बताया था, यही फर्स्ट 2 लाइंस में यही एक्सप्लेन था। और इसमें इसी चीज़ को, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं क्योंकि ये सेल के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अब आएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से आप सबसे पहले याद रखो कि ये 12 to 16, जो 12 to 16 है ये रेस्पिरेटरी रेट है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी रेट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 स्टेजेस में होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होगी, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जानी होती है इंस्पिरेशन में, ये आपको पता है। सांस लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं, सांस छोड़ने को, एल्वियोलर लेयर रिलीज्ड आउट, उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं। इनहेल करना इंस्पिरेशन है, एक्सहेल करना एक्सपिरेशन है, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन की पहले पकड़ते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इसमें कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। तो इससे कैसे ब्रीदिंग होगी, कैसे इंस्पिरेशन होगा, और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इट इज़ नेगेटिव, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा होगा तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, वो कम होगा। अंदर का प्रेशर कम कब होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना वॉल्यूम को, इसका मतलब हमें अगर जब भी हमें इंस्पिरेशन करवानी है मतलब अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। अंदर प्रेशर कम कैसे होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, मतलब हमें जगह बढ़ानी पड़ेगी। जगह कैसे बढ़ेगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में, AP एक्सिस, इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन में होगा, AP एक्सिस में होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है, विच मीन्स कि ऊपर से नीचे ये बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। याद रखना इसमें एक्सटर्नल दे रखा है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, स्टर्नम और रिब्स जो है वो लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, आगे और पीछे से ये इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों मिला के ये पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया तो एयर आउटसाइड से लंग्स में चली जाएगी, विच इज़ वेरी इजी। एक्सपीरेशन में बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस होता है, एल्वियोलर एयर ही रिलीज आउट होती है, ठीक है। और इसमें इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब अंदर से बाहर कुछ चीज़ जानी है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है गैस, ये भी आपको पता है। तो अंदर हाई प्रेशर होना चाहिए, अंदर हाई प्रेशर का मतलब है कि जो लंग्स का है वो साइज़ छोटा होना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, ये चीज़ें जो जो कॉन्ट्रैक्ट करके इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम बढ़ाया था, अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम इंटरकोस्टल रिलैक्स कर जाएंगी, जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी वो रिलैक्स कर जाएंगी। तो स्टर्नम और डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। पहले तो स्टर्नम वाज लिफ्टिंग अप, स्टर्नम और रिब्स लिफ्ट अप हो रहे थे, डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब डायफ्राम कि वो स्ट्रेटन अप हो गया। रिलैक्स करने का मतलब है रिलैक्स, ऐसे डोम शेप दोबारा चला गया, तो ये रिलैक्स्ड स्टेट है, ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट है। इससे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इंटर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। जब थोड़ा सा भी स्लाइटली लिखा है, इसमें स्लाइटली बुक में लिखा है कि स्लाइटली इंक्रीज होता है, जब ये होता आएगा तो एज अ रिजल्ट इसके जो अंदर से एयर है वो बाहर निकल के जाएगी, मतलब CO2 एक्सपेल आउट हो जाएगी।